हाय स्टूडेंट्स, गोसेर एकेडमी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने हिंदी मीडियम क्लास 10 के लिए पार्ट 1 में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनकी सबकी परिभाषाएं उदाहरण सहित पढ़ी थी। आज है क्लास 10 के लिए यानी कि कक्षा 10 के लिए पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनके तथा रासायनिक समीकरण में भाग 2। और इस भाग 2 में हम रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाया जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, आइए देखते हैं। अब है रासायनिक समीकरण। तो इस पार्ट में पढ़ाया जाएगा भाग 2 में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है ना? और उदाहरण से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उनको संतुलित करना सिखाया जाएगा। ठीक है ना? तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण क्या होती है? जैसे रासायनिक अभिक्रिया रहती है, अगर हम सपोज कर लिया, जैसे मान लिया हमने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा है, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा है। ठीक है ना? तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा है। ठीक है ना? तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बना। तो ये तो थी रासायनिक अभिक्रिया कि भाई कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये तो थी रासायनिक अभिक्रिया कि भाई अभी कार्बन आपस में रासायनिक संयुक्त करा और उत्पाद बनाया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को जो तत्वों के प्रतीक होते हैं, जैसे कार्बन का H होता है, कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, नाइट्रोजन का N होता है, नियोन का Ne होता है, आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu होता है। तो ये होते हैं तत्वों के प्रतीक, 9th क्लास में पढ़ाए गए थे। तो जो तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों को आपस में मिलाने पर, तत्वों के प्रतीकों को आपस में मिलाने पर बनता है रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र। तो तत्वों के प्रतीकों की मदद से और यौगिकों के रासायनिक सूत्रों की मदद से रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के द्वारा या यौगिकों के रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? जैसे कार्बन का प्रतीक होता है C और ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2 और अभिक्रिया करें बन गया CO2। तो ये होगी रासायनिक अभिक्रिया। ये थी रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण जो होती है उसको तत्वों के प्रतीकों के द्वारा या यौगिकों के रासायनिक सूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण जो है वो 2 प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक
समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के द्वारा या यौगिकों के रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, ये तो होगी परिभाषा और प्रकार। ठीक, परिभाषा और प्रकार हो गए। अब इनकी परिभाषाएं हैं उदाहरण से। ठीक है, हम इसको देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इनकी परिभाषाएं हैं उदाहरण से। पहली है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरी कौन सी बताई थी? असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दो प्रकार के। अब बात ये आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो जब मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि भाई जो इधर होता है वो तो होता है अभिकारक, वो होता है अभिकारक। जो उल्टे हाथ की तरफ मतलब बाईं तरफ लिखा जाता है वो होता है अभिकारक, और जो दाईं तरफ लिखा जाता है वो होता है उत्पाद। ये होता है दायां, इनके दाईं तरफ, और ये होता है बायां मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो बाईं तरफ लिखते हैं हम अभिकारक और जो दाईं तरफ लिखा जाता है वो होता है उत्पाद। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, यानी कि बाईं तरफ और दाईं तरफ, यानी कि वो रासायनिक समीकरण जिन समीकरणों में दाईं तरफ और बाईं तरफ मतलब उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। दोबारा देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, यानी कि बाईं और दाईं दोनों तरफ, तीर के बाईं और दाईं दोनों तरफ तत्वों के सभी परमाणुओं की संख्या, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उन रासायनिक समीकरणों को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे ये था H2 + I2 = 2H। ये क्या है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन इधर भी 2 और हाइड्रोजन के परमाणु उधर भी 2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे इधर, और इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे। इधर आयोडीन के कितने परमाणु हैं? 2, और इधर आयोडीन के कितने परमाणु हैं? 2। तो अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है तो इधर भी 2 है, आयोडीन इधर भी 2 है तो इधर भी 2 है। तो वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ मतलब बाईं और दाईं दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उन रासायनिक समीकरणों को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, और भी है। जैसे ये हो गई N2 + 3H2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन = 2NH3। इधर नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं? 2 हैं नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 दूनी या 2 तिया 6। नाइट्रोजन परमाणु 2, हाइड्रोजन परमाणु 6। इधर देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं? नाइट्रोजन परमाणु 2 हैं, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए?
हाइड्रोजन परमाणु के 3 दूनी 6। इसमें भी क्या हो गया, नाइट्रोजन तो इधर इधर भी 2, इधर हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन 6। तो क्या हो गया, यानी कि वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उन समीकरणों को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है और लिखना चाहते हैं। अब क्या है, अब है दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है भाई, संतुलित में तो अभिकारक और उत्पाद यानी कि बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो संतुलित हो गई। लेकिन जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, ठीक है ना, उन समीकरणों को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैं इसी को लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने H2 + I2 = HI लिख दिया मैंने। इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 1 है, आयोडीन 2, इधर आयोडीन 1 है। तो क्या मतलब हो गया कि वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ यानी कि बाईं और दाईं दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उनको कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैं लिख दिया Mg + O2 = MgO। भाई इधर Mg है, इधर ऑक्सीजन 2 थे, इधर ऑक्सीजन 1 है। Mg तो बराबर है, इधर भी 1 था इधर भी 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 थे इधर 1 है, तो तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। और वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है, उस रासायनिक समीकरणों को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे करके लिख दूं, N2 + H2 = NH3, ऐसे लिख दूं। तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों तरफ क्या होगी, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या हो गई, तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो गई, यानी कि बराबर नहीं है, उनको कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो ये हो गई इनकी परिभाषा। अब जो संतुलित है वो तो संतुलित है, लेकिन जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती हैं, इन असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ठीक है ना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का मतलब कि भाई जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, उन रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, मतलब कि तीर के निशान के दोनों तरफ, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान की जाती है। ठीक है ना, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर की जाती है, किसी न किसी संख्या से गुणा करके। ठीक है ना, तो अब सीखा जाएगा जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित कैसे करा जाए। ठीक, ठीक है ना, हो गया एकदम। अब देखिए आगे, अब है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि जो रासायनिक समीकरणें होती हैं, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती हैं, उनको संतुलित कैसे करें। पहली बात तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसे कहते हैं, क्यों जरूरत होती है, आवश्यकता क्यों होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद यानी कि बाईं तरफ और दाईं तरफ यानी कि तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए, यानी कि बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक संयोग का एक नियम है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये उन्हीं समीकरणों के लिए लागू होता है जो संतुलित हैं।
भाई उन्हीं में ही तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान होगा। तो तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, उसीलिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले नियम का पता होना जरूरी है। समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियमों का याद होना जरूरी है। कुछ नियम जरूरी है, बिना उनके समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते, वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं जो रूल बताऊंगा उसको पहले ध्यानपूर्वक पूरे दिमाग लगा के बहुत गौर के साथ पहले उन्हें समझना है। जब वो समझ में आ जाएंगे उसके बाद समीकरण को संतुलित करना मैं सिखाऊंगा, वहाँ पे भी रूल मैं बताता हुआ चलूँगा। तो गौर से समझो जरा। पहली बात, जब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी परमाणु के संख्या को बराबर करते हैं, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहली बात, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले धातु के परमाणु, यानी कि सबसे पहले धातु के जो परमाणु होते हैं, धातु के परमाणुओं को संतुलित करेंगे। धातुओं के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। सबसे पहले धातु के परमाणुओं को संतुलित करते हैं, उसके बाद हम अधातुओं को संतुलित करते हैं। मतलब अधातुओं के जो परमाणु होते हैं उनको संतुलित करते हैं। संतुलित करने का मतलब बराबर करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है, उसके बाद हम ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इसको उसके बाद हम ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम धातुओं को संतुलित करते हैं, धातु के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। जब धातु के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो उसके बाद अधातुओं के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं और सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। सबसे बाद में हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, मतलब तीर के निशान हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले धातु के परमाणुओं को संतुलित करते हैं, मतलब तीर के दोनों तरफ बराबर करते हैं। उसके बाद अधातु परमाणुओं को, अधातुओं के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही अधातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितनी भी अधातु बची वो सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है ना। तो धातु कौन कौन सी हो सकती हैं? धातु में बता दूं, ये आएंगी। धातु में हो सकता है भाई कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है। इतने आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अगर इनमें से कोई सा आएगा इसका मतलब वो क्या है? धातु है, वो धातु का परमाणु है, ठीक है ना। अधातु में क्या आएंगे? जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये सब क्या है? ये सब अधातु हैं। लेकिन हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये मैंने पहले बता दिया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी अधातु होते हैं वो उसके अंदर आएंगे। ऑक्सीजन तो ओ है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर धातु होगा, धातु पहचान कैसे करेंगे कि इनमें से अगर कोई सा होगा तो वो धातु है, इनमें से होगा तो वो धातु है। कोशिश करूंगा कि ये आएंगे, वैसे इससे बाहर नहीं है हमारे सिलेबस में, जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें इससे बाहर नहीं आएंगे कोई से भी। तो पहले ये रूल आएंगे। अब जब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, सबसे पहले धातु के परमाणु को संतुलित करते हैं, संतुलित कर लिए, धातु के परमाणु को संतुलित कर लिए। उसके बाद किसे संतुलित करेंगे? अधातुओं को, ठीक है ना। अधातुओं को भी संतुलित कर लिया। लेकिन जब हम अधातुओं को संतुलित करेंगे तो अधातुओं को संतुलित करने के बाद वापस चेक करेंगे कि भाई धातु संतुलित है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अधातु को संतुलित करते वक्त धातु असंतुलित हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। चेक कर लिया, धातु को चेक कर लिया, संतुलित नहीं है तो कर दी और होगी, अगर सही तो रहने दो। उसके बाद अधातु को चेक कर लिया। जब अधातु को भी संतुलित कर दिया उसके बाद करते हैं ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित। और जब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित कर लिया उसके बाद फिर चेक करते हैं कि भाई अधातु कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, कि धातु जो है वो असंतुलित तो नहीं होगी, तो उसको चेक करते हैं। अगर सही है तो संतुलित रहने देते हैं, नहीं होती तो फिर उसको दोबारा संतुलित करते हैं। धातु को चेक करने के बाद फिर अधातु को चेक करते हैं, फिर वापस ऑक्सीजन को चेक करते हैं। हो गया, फिर ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई। सबसे लास्ट में यानी कि सबसे अंत में हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद वापस वही
जैसे हाइड्रोजन को संतुलित करा, वापस धातु को चेक करते हैं संतुलित है या नहीं, है तो सही है, नहीं है तो संतुलित करेंगे। फिर उसके बाद धातु को संतुलित करते हैं, है संतुलित तो सही है, नहीं तो दोबारा करेंगे। फिर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है ना, यानी कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी रूल लगाओगे तो वापस पहले वाले से आओगे। ठीक है ना, हर बार चेक करने के लिए किसी भी चीज को संतुलित करोगे तो अपने से ऊपर वाले रूल को पहले चेक करोगे। ठीक है ना, ये था रूल। अगर ये समझ में आ गया हो तो समीकरणों को संतुलित करना मैं अब सिखाता हूँ। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई कोई भी रासायनिक समीकरण दे दी, बोलेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए बोल देगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसे उसने बोल दिया कि Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो कैसे करेंगे संतुलित? भाई सबसे पहले मैंने बताया था, जो भी देखना है हमें अभिकारक की तरफ देखना है, अभिकारक की तरफ ही देखना है कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। पहले ये दो चीजें छाट लो, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहचान रहेगी। तो पहले ये चेक करना, अभी पहले धातु कौन सा है, मैंने उसको बताया था कौन सा है, Mg। Mg क्या है, धातु है। इसका मतलब पहले Mg को संतुलित करेंगे। अभिकारक की तरफ ही देखना, क्योंकि जो चीज अभिकारक में होगी उत्पाद में तो होगा वो परमाणु। ठीक है ना, तो अभिकारक में पहले देखना है क्या हो गया, ये धातु है। तो सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं, संतुलित का मतलब बराबर करते हैं। तो पहले चेक करो मैग्नीशियम कितना है इधर, A, और इधर भी कितना है, A। तो ये तो पहले से संतुलित है। ठीक है ना, तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से संतुलित है, संतुलित हो गया। पहले धातु को संतुलित करना था, लेकिन धातु इधर भी है इधर भी है, मतलब बराबर है, तो संतुलित है पहले से, तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। पहले से संतुलित नहीं होता तो करते, पहले से संतुलित तो नहीं करेंगे। चलो धातु संतुलित होगी, उसके बाद किसको चेक करते थे, अधातु को संतुलित करते थे। लेकिन अधातु तो है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन को वैसे छोड़ दो, तो बाकी और कोई तत्व बचा नहीं, अधातु है नहीं। जब अधातु है नहीं, जो चीज है नहीं उसको संतुलित करने का रूल नहीं लगाएंगे। पहले धातु को संतुलित कर लिया, ठीक, पहले से जरूरत नहीं पड़ी। अधातु है ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, और इधर कितना परमाणु है, 1। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करेंगे, तो ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करेंगे, इधर 2 है इधर 1 है। संतुलित करना मतलब बराबर करना। बराबर कैसे करेंगे कि भाई इधर 2 है इधर 1 है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से गुणा कर दें तो बराबर होगा कि 2 × 2, इधर भी 2 होगा इधर भी 2। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रासायनिक समीकरण में दाईं तरफ MgO को 2 से गुणा करा गया, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑक्सीजन परमाणुओं को या ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ किसे, MgO, दाईं तरफ MgO को कितने से गुणा करिए, 2 से गुणा करने का, इधर ही करनी है 2 से गुणा, बाकी समीकरण से कुछ नहीं करना, बाकी को कैसे बता दो, उतारो इसको वैसे। क्या हो गया, Mg+O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, MgO। इसको 2 से गुणा करना, लेकिन गुणा करके जो हम अंक लिखेंगे वो कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा कभी भी जब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो चाहे हम गुणा दाईं तरफ करें, चाहे हम किसी अंक से गुणा बाईं तरफ करें, तो जब भी हम किसी अंक से गुणा करेंगे वो अंक उस यौगिक या तत्व से पहले लिखा जाएगा, ना कि बाद में। मतलब जो 2 से गुणा करेंगे उसको हम यहाँ नहीं लिख सकते, हमेशा जब भी लिखेंगे हम शुरू में लिखेंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, जब भी लिखेंगे इसमें यहाँ पर लिखेंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे, बाद में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब भी गुणा करेंगे तो हम
उस तत्व या उस यौगिक से पहले लिखा जाएगा। 200 गुणा करेंगे तो 200 गुणा कर दिया, हो गया। चलो ये कर लिया, तो संतुलित करने के लिए कर दिया 200 गुणा। अब चेक करो, चेक करो। अब चेक क्या करेंगे, अभी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को कर दिया हमने, कितने हो गए इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, हो गए, संतुलित हो गया। अब मैंने बताया था जब धातु संतुलित थी पहले से, अधातु थी नहीं, ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया। जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो वापस पहले वाले रूल्स आएंगे, धातु को चेक करो संतुलित है या नहीं है, चेक करो। कितना हो गया Mga, लेकिन इधर Mg कितने हो गए 2, गड़बड़ हो गई। पहले संतुलित थी लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में धातु असंतुलित हो गई। तो अब क्या करेंगे, तो फिर धातु को ही संतुलित करेंगे। इधर Mg कितना हो गया 1, इधर कितने हो गए 2, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, Mg को 2 से गुणा करेंगे। हमेशा संतुलित करते हुए तो गुणा ही करते हैं, ठीक है ना। तो Mg को 2 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए, मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए किधर, बाईं तरफ, बाईं ओर या बाईं तरफ। कितने से गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा करने, 2 से गुणा करने करो भाई। किधर, बाईं तरफ सिर्फ Mg को, बाकी को कुछ नहीं करना, बाकी समीकरण वैसे उतारना। Mg को 200 गुणा करेंगे, मैंने बताया जब गुणा करेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, उस तत्व या उस यौगिक से पहले। तो Mg का 200 गुणा करेंगे तो शुरू में लिखेंगे प्लस O2, बाकी समीकरण से कुछ नहीं करना, बाकी वैसे के वैसे उतार लो जैसे लिखी है 2Mg। हो गई धातु संतुलित। अब चेक करो, क्योंकि Mg 2 थे, 2 है, इधर Mg 2 थे, इधर भी 2 Mg, ठीक। इधर ऑक्सीजन 2 थे, इधर ऑक्सीजन 2, तो हो गई 2 Mg थे, 2 Mg थे, 2 ऑक्सीजन इधर थे, 2 ऑक्सीजन इधर, यानी तत्वों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। और जिस समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या 3 के दोनों तरफ समान होती है उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये समीकरण संतुलित हो गई। अभी मैं और दूसरी समझाता हूँ, ठीक है, इसे देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आता है किसी वीडियो, कोई भी वीडियो एक बार देखने में समझ में नहीं आती है, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखो आराम से, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर कहीं कोई नोट्स बनाने है, लिखना है, तो वीडियो को वहाँ पर रोक लो और उसके बाद वीडियो को रोकने के बाद तो वो समझ में आएगी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे ये है क्वेश्चन, ये आएगा कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इस वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए पहले रूल का पता होना चाहिए। सबसे पहले किसे संतुलित करते हैं, धातु के परमाणु को संतुलित करते हैं। देखना जरा धातु है क्या, अभी आपकी तरफ ही देख लो, धातु है क्या, नहीं है, इसका मतलब धातु जब है नहीं तो संतुलित नहीं करेंगे। उसके बाद किसको संतुलित करते हैं, अधातु, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन छोड़ दी, ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या बचा N2। इसका मतलब अधातु में कौन आएगी, N2। तो N2 यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु को संतुलित करेंगे। इधर कितने हैं नाइट्रोजन के परमाणु, 2, और इधर कितने हैं नाइट्रोजन के परमाणु, 1। तो इधर 2 हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ 1 है। संतुलित करना, संतुलित मतलब बराबर करना। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर NH3 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो जो चीज करा है उसको लिख लो कि भाई नाइट्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, नाइट्रोजन के परमाणुओं को या नाइट्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, नाइट्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए क्या करा हमने, दाईं तरफ, किधर, दाईं तरफ या दाईं ओर क्या करा हमने, NH3 को 2 से गुणा करा, NH3 को क्या करा है, 2 से गुणा, 2 से गुणा
करनी। तो भाई हमने दाईं तरफ ही गुणा करा है, तो इधर ही दो तरफ गुणा करके लिखेंगे, इधर वाला से कुछ नहीं करना, बाकी कैसे लिखेगा। tan 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं करा, h2 भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करा, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या करा हमने, NH3 को 2 से गुणा करा, और मैंने बोला था जब भी गुणा करके कोई भी अंक लिखा जाएगा तो कहाँ होगा, उसका तो ये यौगिक से कर दो यहाँ, ठीक है ना। कर दिया धातु को संतुलित। और मैंने बताया था जब धातु को संतुलित करते हैं तो उसके बाद पहले रूल से चेक करते हैं, धातु को चेक करो, धातु है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। धातु संतुलित हो गई, देख चेक करो, 2 नाइट्रोजन थे, 2 ही नाइट्रोजन है, इसका मतलब नाइट्रोजन इनके धातु संतुलित हो गई। उसके बाद इसे संतुलित करते हैं ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन थी क्या इसमें अभिकारक की तरफ, नहीं थी, तो जब ऑक्सीजन है नहीं तो संतुलित करने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद किसे संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को चेक करो, जो समीकरण मैंने बात में लिखी उसमें चेक करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 तिया 6। इधर है 2 हाइड्रोजन और इधर है 6 हाइड्रोजन, तो बराबर करने के लिए क्या करना है भाई, इसको अगर 2 को मुझे 6 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए H2 को क्या करा हमने, 3 से गुणा करा, 3 से गुणा करा, ठीक है ना। तो ये लिखो कि हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए क्या करा हमने, क्या करा हमने बाईं तरफ, किधर, बाईं तरफ मतलब बाईं ओर क्या करा, बाईं ओर H2 को 3 से गुणा करा, किधर 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करने। क्यों, क्योंकि इधर हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 2 तिया 6 हो गए। तो इधर 6 थे, इधर 2 थे, तो 2 को 6 बनाना है हमें, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को गुणा करेंगे हम 3 से। तो किससे करा हमने, H2 को 3 से गुणा करने को, तो H2 को ही करा है 3 से गुणा, ना इसके साथ कुछ करा ना इसके साथ करा, तो बाकी कैसे उतार दो, N2 कैसे लिख लो, और इसमें क्या करा है 3 से गुणा, यानी कि H2 को किससे 3 से गुणा करा, तो जो भी गुणा करने के लिए अंक लिखा जाएगा उसको पहले लिखते हैं, लिख दिया 3 से गुणा करना, बाकी कुछ नहीं करना, ऐसे होता है, ठीक है ना। अब जब मैंने बताया था कि नीचे वाले को संतुलित करेंगे तो वापस पहले वाले से चेक करेंगे, धातु है ही नहीं तो जरूरत नहीं, धातु है चेक करो, N2 2 थे, इधर भी N कितने हैं, 2, संतुलित है, इनके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन थी ही नहीं तो बोलने लगेगा, अब हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, और इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, यानी कि ये भी बराबर हो गए। और जिस समीकरण में बाईं और दाईं दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये होगी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। 2 हो गई, देख लो एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लिया करो, दोबारा समझ में आए दोबारा देख लिया करो। अगर नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को रोक लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में लिख लेना, ठीक है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न आता है, कोई भी रासायनिक समीकरण में देगा और ऐसे ही पूछेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछ सकता है, वो ज्यादा बड़े नहीं आएंगे तुम्हारे लेवल पे, बहुत छोटी छोटी बहुत आसान समीकरण नहीं देता है। प्रश्न नंबर 3 है, उसमें आ गया जैसे ये Fe प्लस H2O इज इक्वल टू, यानी कि बराबर क्या बनेगा, क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। बोलेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है ना। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, क्योंकि जो आयरन यानी कि लोहा है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और Fe3O4, ठीक है ना, इनका आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करने का मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान करनी है। और संतुलित करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहला नियम का पता होना चाहिए। पहला नियम क्या था, क्या था पहला नियम, कि सबसे पहले धातु के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो पहले धातु देखो है कौन सी, कौन है धातु में, Fe है धातु,
ठीक है ना, इधर ही देखने से पता लग जाएगा। Fe धातु को संतुलित करो, पहले इधर कितना है आयरन 1 और इधर कितना हो गया 3, तो इसको संतुलित करेंगे, संतुलित पर बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए 1 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Fe को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो करा हमने उसे लिखो कि भी Fe को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ इधर बाईं तरफ 3 से गुणा करने पर, इसी को तो गुणा करा है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो Fe को 3 से गुणा करने पर 3 से करो भाई गुणा, 3 से गुणा कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही करना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करा बराबर, इसमें कुछ नहीं करा, इसको ऐसे रहने दो, Fe3O4 प्लस H2 हो गया। धातु को संतुलित कर लिया, धातु संतुलित कर लिया। अब किसे संतुलित करते हैं, धातु संतुलित हो गई। अब किसे संतुलित करेंगे, अधातु। अधातु कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी जो बच गई, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, बाकी क्या बचा, कुछ नहीं बचा, धातु बची थी, जो सब अधातु है और जो चीज है उसको संतुलित करने से कोई फायदा है नहीं। उसके बाद किसे संतुलित करते थे, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो पहले देखो ऑक्सीजन है कितने, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए भाई 4, कितने हो गए ऑक्सीजन 4, तो इधर 1 है ऑक्सीजन, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 का 4। इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा कि भी ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए H2O को किससे गुणा करो, 4 से गुणा करो, तो इसको 4 से गुणा करो, मतलब ये बस इस वाले समीकरण की बात चल रही है। Fe और Fe तीनों इधर 3 थे, इधर 3 थे, ऑक्सीजन को संतुलित करा कितने थे, ऑक्सीजन इधर यहाँ देख लो, ऑक्सीजन कितना था 1 और इधर कितने थे 4, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2O को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O को यानी कि बाईं तरफ H2O को 4 से गुणा करना, तो इस तरह 4 से गुणा करो, बाकी का जो लो 3 Fe और प्लस H2 को 4 से गुणा करो, 4 से गुणा कर दिया किसको, H2O को, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा Fe3O4 प्लस H2। अब जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो वापस पहले नियम से चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी आगे वाला नियम लगाएंगे तो पहले वाला नियम से आना पड़ेगा। धातु को चेक करो, 3 Fe 3 Fe सही है, धातु नहीं है, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे बराबर होगा। अब किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को संतुलित करो, हाइड्रोजन को संतुलित करो, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 दूनी कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो, और इधर कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो भाई इधर हाइड्रोजन 8 है और इधर कितने हैं 2, तो 2 को कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं, और 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए किधर, दाईं तरफ क्या करा हमने, H2 को किससे गुणा करा है, H2 को किससे गुणा करा है, 4 से गुणा करना, ठीक है ना, तो इसको 4 से गुणा करो, बाकी को समीकरण कैसे लिख लो, लिखो भाई 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 और प्लस 4 से गुणा करना है तो 4 से करना है किससे, H2, ठीक है ना, ये होगी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। बाकी चेक कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन संतुलित करके वापस पहले से धातु 3 थे 3 ही है, ऑक्सीजन 4 थे 4 ही भाई, हाइड्रोजन 8 थे हाइड्रोजन 8 है, तो ये होगी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब इस वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सीख गए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है इस पार्ट का, वो है संक्षारण यानी कि जंग, ठीक है ना। अभी एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, उसको और बताता हूँ, तो ये देख लो आराम से। उसके बाद अब है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे जंग मतलब किसी भी वजह से कोई भी धातु किसी भी कारण से किसी भी वजह से जब वो खराब हो जाती है, जैसे लोहे का जंग लग जाता है या कोई भी है मतलब तार बन जाता है किसी वजह से, तांबा है उस पर हरे रंग का कुछ ना कुछ चिपचिपा सा जम जाता है, ठीक है ना। अब है संक्षारण। संक्षारण क्या है? संक्षारण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी धातु धीरे धीरे लगातार नष्ट हो जाती है
किसी भी वजह से, चाहे वो मौसम में नमी की वजह से हो या हवा की वजह से हो या किसी अम्लीय क्षार के प्रभाव के कारण, तो किसी भी मतलब किसी भी पदार्थ जैसे नमी यानी कि पानी, ऑक्सीजन, अम्ल या किसी भी क्षार के प्रभाव की वजह से किसी भी धातु का धीरे धीरे लगातार नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगता है तो वो नमी यानी कि पानी और ऑक्सीजन की वजह से लगता है, जिसकी वजह से लोहा वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम की जो बर्तन लाते हैं वो नए होते हैं सिल्वर के, तो एल्यूमिनियम के बर्तन नए होते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पर काले रंग की परत जम जाती है, तो ऊपर वाली जो परत है वो खराब होने लगती है। या वैसे ही चांदी है, जिससे उसमें चांदी के बर्तन होते हैं सिल्वर के, उसमें अगर नींबू निचोड़ दिए तो काला पड़ जाता है, तो वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे लोहे का जंग लगता है उसको कहा जाता है संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण एक ऐसी रासायनिक घटना है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु, कोई भी धातु धीरे धीरे लगातार नष्ट हो जाती है अपने आसपास के पदार्थों की वजह से, जैसे नमी, वायु, अम्ल या किसी क्षार के प्रभाव के कारण वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है वो कोई भी धातु, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण, ठीक है ना। जैसे लोहे का उदाहरण है, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और लोहे पर जंग लगना एक अपचयन अभिक्रिया होती है, एक अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना, एक अपचयन अभिक्रिया है, मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना। अब है जो लोहे पर जंग लगता है तो जंग लगने से बचा कैसे जा सकता है? संक्षारण को रोकने के उपाय, क्योंकि क्वेश्चन याद है संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए। संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, मतलब किसी भी धातु को धीरे धीरे नष्ट होने से कैसे रोका जा सकता है? संक्षारण के उपाय, ठीक है ना, यानी कि संक्षारण से धातुओं को कैसे बचाया जा सकता है कि जंग न लगे। तो पहला है, जैसे लोहा ही मान लो कोई भी धातु है, अगर उस पर जंग लगता है तो पहली बात तो उस पर हम पेंट कर सकते हैं। ये पेंट कर देंगे तो नमी या हवा उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, संपर्क में नहीं आएगी, तो उस पर जंग न लगेगा। तो पहली बात है कि भाई पेंट करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं, ठीक है ना, जिससे नमी पानी उसके अंदर टच में नहीं रहेगा, तो पेंट करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरी बात हम कोई मतलब ग्रीस वगैरह, ग्रीस या कोई भी तेल वगैरह, ठीक है ना, ग्रीस या तेल का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, ग्रीस या तेल का उपयोग करके भी हम संक्षारण के जंग को रोक सकते हैं। क्योंकि तेल या ग्रीस लगाएंगे तो जल जो है ग्रीस या तेल से क्या होता है, मिश्रण ही होता है, उसके संपर्क में सतह यानी कि जल है वो किसी भी धातु की सतह को नहीं छू पाएगा जो उस पर तेल या ग्रीस वगैरह लगा होगा। तो तेल या ग्रीस लगा कर भी हम इसका उपयोग करके भी संक्षारण को रोक सकते हैं। और है विद्युत लेपन करके, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, तो विद्युत लेपन द्वारा भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन में से अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा, धातु धातु वाले पार्ट में पढ़ा जाएगा। लेकिन विद्युत लेपन होता क्या है? किसी भी एक धातु की परत किसी भी दूसरी धातु पर चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है ना। किसी भी एक अधिक कम क्रियाशील धातु की परत अधिक क्रियाशील धातु पे यानी कि एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाने की घटना को कहते हैं विद्युत लेपन। जैसे चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा लेते हैं, जैसे कोई गहने वगैरह पहनता है तो चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ जाती है, वो क्या होता है? वो विद्युत लेपन होता है, ठीक है ना। जैसे लोहे पे जिंक की परत लगा देते हैं, उसे गैल्वनीकरण कहते हैं, और लोहे पे टिन की परत लगाते हैं, उसे टिनीकरण कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय, ठीक है ना। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक सभी तक सेंड जरूर करें, क्योंकि क्या पता किसी का समझ में आ जाए और उसका काम हो जाए। ओके, थैंक यू।